मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई है। नमस्कार, आपका स्वागत है 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां हमारी संस्था पीटीआई का मुख्यालय है। इस पते के साथ जुड़ा हुआ है हमारा प्रोग्राम एट 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट, जहां हम जाने माने व्यक्तियों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मेरी बातचीत होती है उनके साथ और मेरे साथ होते हैं पीटीआई के वरिष्ठ संपादक। हम आज बात करेंगे श्री मनोज तिवारी जी से। उनका परिचय देना शायद फजूल है, क्योंकि मनोज तिवारी जी बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता थे और अब भाजपा के नेता हैं। अकेले हैं दिल्ली क्षेत्र से, जिनको फिर से टिकट मिला है इस लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एट 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट में। थैंक यू विजय सर। तो मनोज जी, आप अभिनेता थे, अब नेता हैं। कौन सा आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, अच्छा तो पहले वाला है, उसमें सुख है, वैभव है, तो बहुत खुद का भी इंटरटेनमेंट है, कंप्लेन लेस है। ये कार्य जो है कठिन है, इसमें हर स्टेप पे कंप्लेन भी है, ताली है तो गाली भी है। इसमें इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अब डिसाइड है ना करना कि लाइफ में जरूरी ज़्यादा ये है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ हमारे परिवार का यश, शोहरत, आर्थिक स्थिति बढ़ती है। यहाँ हम जो भी करते हैं उससे सोसाइटी पे असर पड़ता है, और हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं वहाँ पे असर पड़ता है, फिर उस स्टेट पे पड़ता है, फिर उसका असर देश में होता है। तो ये वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट है, कठिन है मगर इम्पोर्टेंट है। आपका पॉलिटिक्स में आना एक इंटरेस्टिंग दौर रहा है। पहले आप कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, उसके बाद आपने सपा में इलेक्शन लड़ा, वो भी योगी के खिलाफ, और फिर बीजेपी में आ गए। मतलब ये कैसे हो गया? नहीं, प्रचार तो हमने बहुतों के लिए, सबके लिए किया है, पैसे ले लेके। एक समय पैसे था, लेके? हाँ, क्यों छुपाऊं मैं आपसे। ये एक ऐसा ट्रुथ है कि आदमी जब स्टार होता है ना तो पैसे लेके प्रचार करने जाता है सर। बट क्या ऐसा होना चाहिए? भाई, वो उस आर्टिस्ट है, उसको तो फिल्म करने के लिए पैसे चाहिए, उसको दुकान का ओपनिंग करने के लिए पैसे चाहिए, उसको शादी में डांस करने के लिए पैसे चाहिए। वो आर्टिस्ट है, उसको कुछ लोगों ने कहा प्रचार करने चलो, तो ये कई दिन में हमने 4 पार्टी का प्रचार किया है। लेकिन वो तब था जब हम राजनीति में नहीं थे। हम राजनीति में जब, वो सपा वाला बात बिल्कुल ठीक है आपका, कि हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उसका भी सिचुएशन डिफरेंट था। उस दिन भी मैं पॉलिटिकल नहीं था। वो एक था, अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहे थे और अमर सिंह जी मिल गए। कुछ ऐसी कहानी बनी जिसमें बहुत अंदर जाना कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं लड़ा चुनाव, बेमन से ही लड़ा, लेकिन लड़ा। तो अमिताभ बच्चन के कहने पे लड़े आप चुनाव? वो भी कारक हैं। वो जब मीटिंग हुई थी तो अमिताभ बच्चन जी, अनिल अंबानी जी और अमर सिंह जी एक साथ बैठे थे। मैं एक कलाकार था, मेरे लिए तो तीनों बहुत बड़े थे। अब वो कह रहे हैं चुनाव लड़ो, तो मैं ना नहीं कर पाया। 3 महीने बाद उनकी भी दोस्ती टूट गई सपा से, हमारा भी बिलारी के भाग से शिखर टूट गया। एक कहावत है हमारे गांव में। देखिए, जब हम लोग पार्टी में नहीं होते, जब कोई भी आर्टिस्ट, तो उस तो किसी कारण से, कहीं कहीं ऐसे भी लोग थे जो बहुत अच्छे रिश्ते थे, भाई मैं लड़ रहा हूँ, चल भाई तेरे लिए चला। लेकिन मैक्सिमम तो प्रोफेशनली ही लोग जाते हैं। जो भोजपुरी है बहुत सुंदर भाषा है, पर अनफॉर्चुनेटली अश्लीलता थोड़ी आ गई है। और नेहा राठौर ने एक्चुअली एक शुरू भी किया है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। और आप तो खैर बहुत बड़े स्टार हैं, तो आपका इस पे क्या लेना है कि आप, जो ये भाषा इतनी सुंदर है, वो क्यों ऐसा हो गया है कि पॉपुलर परसेप्शन में ये इस तरह की अश्लीलता से जुड़ गया है? और क्या होना चाहिए इसके लिए? इसमें परेशानी है,
भोजपुरी में, लेकिन भोजपुरी में अच्छे गाने भी बहुत हैं। भोजपुरी में माता के गीत बहुत है, जो हम लोग माता के गीत गा के ही खड़े हुए हैं। देशभक्ति गीत है हमारे यहाँ, बहुत फिलोसफिकल गीत है। ऐसे हम गाना तो ये भी गाए हैं कि पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गइल, चांद के देश में मन विभोर हो गइल। सुनने वाला तो ये भी सुन रहे हैं। और हमारा एक बहुत प्रसिद्ध गीत है कि बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहतवा। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी को बदनाम किया, और जो भी लोग इसके लिए आंदोलन करना चाहें, पहले उनको गाना चाहिए। वो क्या गाए हैं, पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए। समाज सेवा सब कोई करे कहने से पहले कहना चाहिए ना कि भाई हमने समाज सेवा ये किया है। हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होगा उसका कैरेक्टर, तो उसी तरह करना पड़ा होगा, लेकिन वो रील है। रियल लाइफ में जैसे हम लोग गाने गाते हैं अपने, तो वो हमारे गाने हम लोग बहुत संभाल के गाए हैं। बट हम भी मानते हैं कि भोजपुरी में कुछ लोगों ने बहुत अश्लीलता करी है, उनके खिलाफ कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं तो बार बार, मैंने बिहार उत्तर प्रदेश को कई बार लिखा और उसमें हुआ भी है, तो चल रहा है। इतने व्यस्त रहते हैं आप, तो समय मिलता है रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए? हाँ, प्रतिदिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम आजकल गाना ही है। हमारा अभी जब राम जी का मंदिर बना, तो और मैं गाना गाने में कभी संकोच नहीं करता, बिल्कुल गाता हूँ। अभी हमने एक गीत बनाया जब राम जी का मंदिर बन रहा था, तो अक्सर गाना सुन रहा था कि मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल गए हैं, राम आएंगे खुल जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो 22 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे गाने और उसके बाद का भी गाना बनना चाहिए। तो दिमाग मेरे क्रिएटिव तो मैं भी आप लोगों से थोड़ा ही कम होऊंगा तो मैंने एक गाना बनाया कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। धर्म के मार्ग पे हर दुख सहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहे। इट इज़ मतलब सभी प्लेटफॉर्म मिला के 50 मिलियन से ज़्यादा चला गया है। तो हमारा तो अभी भी, मैं सबको बोलता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम अब पहले थोड़ा ज़्यादा था। फिल्म में यहाँ पॉलिटिक्स में आने से पहले 1.5 करोड़ से प्लस था महीने का, अब थोड़ा 30-40 लाख पर रुका हुआ है। आपने बिना सुर और बिना ताल के एकदम पिच परफेक्ट। ये माँ की बड़ी कृपा है। हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं, और ये कुछ लोगों के साथ है। जैसे एक हमारा जुबिन है ना, जुबिन भाई, हाँ। जुबिन नौटियाल, उसको भी ये, और लता दीदी को ये सब, वो अपना सुर मन में पकड़ लेते हैं हम लोग, और उसमें रहेंगे। ठीक आपने कहा, सुर तो बज नहीं रहा, फिर हमने शुरू किया, उसी पे खत्म कैसे किया। तो ये बहुत सारे लोगों को, ये भगवती की कृपा है, माँ सरस्वती की, वरना कोई सुर लेना पड़ता है, सुर दो। राजनीति में आने के बाद दोस्त आपके कम हो गए हैं, ज्यादा हुए हैं? नहीं, दोस्ती मेरी बनी हुई है, अक्रॉस द पार्टी भी बनी हुई है, क्योंकि मैं बिलो द बेल्ट कभी ऐसे बात नहीं करता। और शायद इस देश के सभी लोग जो हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, अटल जी के एग्जाम्पल्स, इंदिरा जी के समय में भी, कि
हम पर्सनल दुश्मन नहीं हैं, हम तो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं। तो जिन लोगों ने आइडियोलॉजी की लड़ाई को समझा वो एक दूसरे से बात करते रहे। कुछ पीछे कुछ दिनों में थोड़ी सी खटास आई है जिसका असर रिश्तों पे पड़ता है, मगर मेरे दोस्त आमतौर पे सब हैं, जो थे वो हैं। तो इसलिए अक्सर आप देखते हुए टीवी में बैठता हूँ तो इतना जरूर बोलेंगे कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है लेकिन गलत पार्टी में है, ऐसे ही बोलते हैं, इतना वो अटैक करते हैं। दिल्ली के 7 सांसदों में पार्टी ने सिर्फ आपके ऊपर भरोसा किया दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए। आप तिबारा अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या मैं मान के चलें कि दिल्ली के फेस आप ही हैं बीजेपी के, और खास करके इस चुनाव के बाद जब अगली बार विधानसभा चुनाव होगा तो सीएम कैंडिडेट भी आप हो सकते हैं उसमें? देखिए, एक तो पार्टी का धन्यवाद है, शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करते हैं हम लोग कि हमको तीसरी बार चुनाव लड़ने को बोला। लेकिन सेम समय में जो हम नरेंद्र मोदी जी को थैंक्स भी करेंगे, अपने नड्डा जी को, शीर्ष नेतृत्व को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को, एक हमारा पॉलिटिकल कल्चर चेंज है पार्टी का। अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, विद इन द पार्टी ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसको टिकट मिला किसको नहीं, कट्टा शब्द हट गया है। अब है कि दायित्व दूसरा दे दिया गया। पार्टी के अंदर जो राजनीतिक संस्कृति बदली है उसमें है कि ठीक है भाई, अब प्रवेश वर्मा उस स्टेट का सह प्रभारी होगा, रमेश बिदुड़ी को ये काम दिया जाएगा और वो एक दिन में सब सेटल हो जाता है। थैंक यू, हमें दोबारा दिया गया। भविष्य में क्या होगा ये पार्टी का ही निर्णय है, और जो भी निर्णय हो, हमारे यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर विधायक का चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो अब ये इसमें ना बहुत आश्चर्य किसी को नहीं है। जो एक लाइन में कहें तो सिर्फ वो कार की बत्ती वाली वीआईपी कल्चर नहीं हटी है, पार्टी के अंदर भी वीआईपी कल्चर हट चुका है। जो जिसको काम दिया जाएगा वो करे, उसको बेस्ट तरीके से, समय आने पे होगा। हर्षवर्धन जी फिर क्यों कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वापस वो प्रैक्टिस पे जाएंगे और डॉक्टरी पे जाएंगे? मैंने कहा पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं सेटल होने में। एक दिन के बाद फिर हर्षवर्धन जी भी प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, वो अच्छी तरह से, मतलब हर जगह आप, हम सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे तो भी थे, हर जगह है वो। देखिए, बड़ा डिसीजन होता है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो 1-2 दिन सेटल करने में लग सकता है, बट अब कार्यकर्ता बड़ा मन का हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब दिल्ली के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी ये बीजेपी पे बैकफायर करेगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को इतना रुला चुके हैं कि जरा से भी सहानुभूति उनके प्रति नहीं बची है, बल्कि गुस्सा बढ़ा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के बाद मैं कम से कम 40 मीटिंग कर चुका हूं, और कई मीटिंग में तो मीडिया भी साथ होती है। कहीं कोई खड़ा हो के बोला हो कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, या उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि कोर्ट ने किया या बीजेपी ने किया। देखिए, दिल्ली, आज हम पीटीआई के ऑफिस में बैठे हैं, सर मैम, दिल्ली इस समय लुटियन जोन से बाहर निकल के देखिए, तब समझ में आएगा दिल्ली कैसे रो रही है। यहां 2018 के बाद जो 60 साल का होता है उसको पेंशन बंद है, ओनली स्टेट इन कंट्री। यहां पिछले 10 साल में एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है, जबकि 1.62 लाख लोग जिनके राशन कार्ड थे अब वो संसार में नहीं है। तो आप ये भी नहीं बहाना बना सकते कि हमको बनाने की परमिशन नहीं मिल रही। जो खाली हुआ उसका तो बना देते। हम राशन कार्ड 5 साल के लिए भी फ्री देने को नरेंद्र मोदी तैयार है। दिल्ली के गलियों में जाएंगे, हमको भी लोग जब प्रचार करने जाते हैं ना, तो कई बार हमको पकड़ लिया लोगों ने, ये नाली देखो बह रही है। अब उनको हम कैसे बताएं कि ये नाली, ये खड़ंजा, ये सड़क, ये व्यवस्था, इसका टेंडर लिया था आम आदमी पार्टी ने। टेंडर हमने भी जमा किया था 2020 में, हमने 2015 में भी जमा किया। हम पिछले 25 साल से टेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली का। सरकार एक टेंडर ही होती है, लीगल टेंडर होती है कि हमें काम करना है।
तो कैसे सहानुभूति रहेगी? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हमारा दिल्ली, आप सब उसमें वहन कर रहे हैं। सबसे प्रदूषित नदी अगर 1500 किलोमीटर में है तो 27 किलोमीटर की यमुना जी भी हमारे वजीराबाद बैराज से कलंदी कुंज के बीच में। तो सहानुभूति रत्ती मात्र नहीं है, न तो कहीं से उसका कोई नुकसान होगा, बल्कि हमारा वोट बढ़ेगा। हम 19 में 56% वोट शेयर के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे दिल्ली से। वो हमें लगता है कि 3-4% बढ़ जाएगा। उसका रीजन है 2 लाइन्स मोर कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकदम निराश है। जिसने गालियां दी वही सर पे बैठ गया। स्वयं से ही उनको किसी को 3 सीट किसी को 4 सीट कुर्बान कर देनी पड़ी। तो दिल्ली की गलियों में तो ये हो रहा है ना कि इनका जो सफर था उसका नाम रख रहे हैं लोग स्वराज से शराब तक। बात किया स्वराज का, खत्म हुआ है शराब पे। आज सत्ता का संघर्ष है। वो चाहते हैं केजरीवाल जी की पत्नी बने। आतिशी जी, सौरभ जी उसके विरोध में हैं। राघव चड्ढा बाहर हैं लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा इन दोनों को भी जेल में लाओ, और ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी लाओ। दिस इज द सिनेरियो। कोई सहानुभूति इनके प्रति दिल्ली में नहीं। मनोज जी, श्री राम जी की लहर और कथित भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों की कहर के बीच में आप बीजेपी को दिल्ली में और देश के अन्य राज्यों में कहां देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, देश की जनता को और दिल्ली की जनता को अटूट विश्वास है नरेंद्र मोदी जी में। उसका तो हमारे पास कोई मीटर नहीं है जिससे हम नाप सकें कितना प्रेम है। नरेंद्र मोदी जी को इस बार अगर एनडीए को 400 से 20-25 और ज्यादा मिल जाए तो भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक समय के साथ ना देश के लोगों ने सब तुलनात्मक अध्ययन कर लिया और अभी लोगों के मन में ये बात आ गई है कि ये जो इंडी गठबंधन है वो भ्रष्टाचारियों को लाने के लिए, परिवारवादियों को लाने के लिए, वंशवादियों को लाने के लिए प्रयत्नशील है, और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, वंशवाद हटाने के लिए, परिवारवाद हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। दिल्ली से शुरुआत हुई थी कि लगा था कि यार ये कुछ अलग आया है, लेकिन वो ऐसा अभी लास्ट जो लोग हमने देखा रामलीला मैदान में, वो दृश्य कौन सोच सकता था। मेरे मोबाइल में हम लोग अक्सर जब कोई वीडियो रखते हैं तो कुछ ऐसी होती है, जैसे एक वीडियो सुन, करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं उसी रामलीला मैदान में। सोनिया गांधी, हम तो सोनिया गांधी कहेंगे तो जी लग जाता है, संस्कार है हमारा, लेकिन ये व्यक्ति तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और उसी रामलीला मैदान में उनकी पत्नी, ऐसा लगता था कि बेकरार हैं साष्टांग हो जाने के लिए। देश देख चुका है, दिल्ली भी देख चुकी है। लेकिन मनोज जी, ये तो पॉलिटिक्स है। जैसे आप सपा में थे, आपने भी कुछ बोला होगा भाजपा के अगेंस्ट, अब उन्होंने भी कुछ बोल दिया, अब वो चेंज हो गए। वो तो चेंज होता रहता है। नहीं सर, हमारा चेक करना चाहिए ना कि मैंने चुनाव लड़ते हुए क्या बोला। मैंने एक लाइन जोगी जी के खिलाफ में तब भी नहीं बोल पाया, क्योंकि जोगी जी के प्रति मेरे मन में तब भी था कि ये व्यक्ति अपने उसूलों का बहुत पक्का व्यक्ति है, और ये जो वस्त्र पहने हुए उसके साथ न्याय कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ते समय भी हम, एक दिन हमारी ये घटना घटी थी, हम और योगी जी आमने सामने पड़ गए, तो मैं उनको प्रणाम किया था। उनके उम्र में भले वो हो सकता है हम लोग 1-8 साल ही आगे पीछे हों, लेकिन वो जिस मंदिर से हैं उस नाते में उनको प्रणाम किया। तो बड़ी न्यूज़ बनी थी, सब पूछ रहे थे आपको आशीर्वाद दिया क्या जोगी जी ने? हमने कहा मैंने प्रणाम किया, ये मेरा धर्म था। आप राजनीति में रहते हैं तो जब ये लाइन बोल रहे हैं आप
कि तुम लोग सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंट्रोगेशन करो, फिर पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो आप तो ये कहते थे ना, आपके पास बड़े वो ऑडिट के बहुत बड़े बड़े फाइलें थीं और आपने किस पार्टी को नहीं गाली दिया? तो या तो वो गाली झूठी थी या तो आज का व्यवहार झूठा है। सर, मैं पुनः आपका ध्यान जो है वो कल्चर और सिनेमा की तरफ केंद्रित करना चाहूँगी। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि पिछले 5-6 सालों के अंदर भारतीय सिनेमा जो है वो ज़्यादा उभर कर आया है। क्षेत्रवाद जो होता था कि तेलुगु इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है, मराठी है, इस तरह से बंगाली है, आज के उपलक्ष्य में आप भोजपुरी सिनेमा को किस तरह से देखते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है भारतीय सिनेमा के कॉज को आगे ले जाने के लिए? देखिए, एक तो भोजपुरी सिनेमा हर साल करीब 60 से 70 पिक्चर बनती है। आज के दिन में थिएटर की स्थिति अच्छी नहीं है। हम जब तक हम फिल्म कर रहे थे तो हम लोग थिएटर से 30-30 करोड़ रुपए लाए हैं। उस फिल्म का जो बनी है 1.5 करोड़ में, और थिएटर से 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए। एक फिल्म का तो 56 करोड़ भी आया, जो मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी। मगर आज थिएटर में लोग नहीं आ रहे हैं। उसका एक कारण और भी है कि थिएटर के ऊपर सिनेमा हॉल मालिकों का भी ध्यान नहीं है। लेकिन व्यूअर्स आज भी जितने भोजपुरी के हैं वो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे जो सिंगर्स हैं भोजपुरी के, उनके गाने हजार मिलियन देखे जा रहे हैं। अभी एक लड़का है हमारे यहाँ, रितेश पांडे, उसका गाना चला गया 1000+ मिलियन। एक हमारा पवन सिंह है, वो हमेशा देश के टॉप 7-8 लोगों में बना रहता है। जरूरत है अब इसको कि देश सिनेमा को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकें भोजपुरी से। उसके लिए हमको भी किसी प्रकाश झा की ज़रूरत है, हमको भी किसी सत्यजीत रे साहब की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दर्शक बहुत हैं, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं स्वयं बैठा हूँ, मैं 100 फिल्मों का हीरो हूँ, लेकिन मेरी किसी फिल्म का बजट 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहा। और हम कमाए हैं 56 करोड़ भी, और हम कमाए हैं एवरेज करीब 50 फिल्मों का हमने 10 करोड़ प्लस लाभ कमाया। हमारा कोई प्रोड्यूसर सड़क पे नहीं रहा, सब हमारा प्रोड्यूसर सड़क से महल में चला गया। तो समय आएगा, हम आज भी, आप जितने देश में आप वेब सीरीज़ देख लीजिए, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो महारानी हो, हमारा विषय क्या है? हमारा है जो भोजपुरी सिनेमा का है। तो उन कंटेंट को सिनेमा अभी नहीं उठा पा रहा है। जिस दिन उठा लिया, हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री से compete करने लगेंगे। आजकल की जो दिल्ली की हालत है, चीफ मिनिस्टर जेल में है, रूलिंग पार्टी परेशान है, इस पे कोई गाना है जो आपके दिमाग में आता है? सर, गाना तो अंदर से जब पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं तब बनता है। अब जैसे, हाँ, एक बार ऐसे आया, कुछ तो बनाया था, ओ मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई है, क्यों ऐसे लोग अस्पतालों में भर रहे हैं, क्यों नकली दवाइयों से लोग ऐसे मर रहे हैं। करप्शन का पूरा भंडार भरा है, तो निकल के आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब, और वो अब दिख रहा है दिल्ली को। मनोज जी, आपने कहा कि आपका लक्ष्य, पार्टी का लक्ष्य है कि वोट शेयर जो है 56% से और आगे बढ़े, और शायद हो भी जाए। अगर यही ट्रेंड रहा तो ऑपोजिशन तो ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या ये सही है कि एक ही पार्टी बनी रही? नहीं, हम तो चाहते हैं कि ओपोजिशन रहे
और हेल्दी ऑपोजिशन रहे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कई बार संसद में कह चुके हैं, अरे कुछ तो ऐसा बोलो जिसको हम लोग व्यवहार में लाएं। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कांग्रेस कहती है ये तो हमने सोचा था, ये आपने कर दिया। तो कर तो दिया, थैंक यू तो बोलो। जो आपने सोचा होगा वो हमने किया है, क्योंकि हम करने में विश्वास करते हैं। कुछ जो आप विरोध करते थे, जो देश के लिए जरूरी था, वो भी हमने किया। 370 हटाना आपके सोचने के विरुद्ध था। राम जी का मंदिर बने, हालांकि वो कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन हमारा उस पर स्टैंड क्लियर था। 3 तलाक हटाना आपका विरोध था, हमारा स्टैंड क्लियर था। और इन सारी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में आप ही लोगों ने, इसी इंडी अलायंस के कांग्रेस पार्टी ने 2014 के इंटरिम बजट में कहा था ना कि ये हमारा देश 30 साल बाद हो सकता है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए दुनिया की। तो 2014, आज तो 10 साल हुआ, हो सकता है अगले 5-6 महीना में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो आप तो कोशिश भी नहीं करते थे, आप तो पहले ही बोल देते 30 साल जाएगा, हम 20 साल पहले ही बना लिए। तो नरेंद्र मोदी जी के इस थॉट को समझो, अच्छा अपोजिशन दीजिए। हम कहें हम अरविंद केजरीवाल जी को हम थोड़ी चाहते थे कि वो ऐसा भ्रष्टाचार करें और जेल में जाएं। उन्होंने जो किया खुद किया। पिछले 20 सालों से बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है। 25 सालों, हाँ 25 सालों से बीजेपी की लहर हर जगह चलती है, बट दिल्ली में आके रुक जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या रणनीति है फिर? सर, इसको दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं कि 25 साल से बीजेपी हार रही है, और दूसरी भाषा में देखें तो 25 साल से दिल्ली हार रही है। जिताना तो देश को है, जिताना दिल्ली को भी है। आज दिल्ली की चाहे प्रदूषण हो, दिल्ली की जमुना जी हो, दिल्ली की गलियां हो, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद हो, राशन कार्ड नहीं बन रहा हो, और गलियों में जाएंगे ना तो हमको खुद मतलब कोफ्त होता है कि यार ये क्या दिल्ली को बनाया है, और लोग उसमें रहने के आदी बन गए। नरेंद्र मोदी जी को जाकर के दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को अनऑथराइज का धब्बा हटाना पड़ा। एज इज वेयर इज, हमने उनको परमिशन दिया। तो हम, जो आपका मूल प्रश्न है उसके आधार पे हमको लग रहा है कि 25 साल से मात्र बीजेपी नहीं हारी है, दिल्ली हारी है, और अब दिल्ली जीतेगी। मुझे विश्वास है कि इस बार हम दिल्ली में भी डबल इंजन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, और 25 में बीजेपी को मौका देगी ये दिल्ली। और मैं पीटीआई के आप सबके समक्ष ये बहुत विश्वास से बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते एक टर्म हमारी बीजेपी को दिल्ली में, हम दिल्ली की 90% समस्याओं को समाप्त कर देंगे। चाहे वो सीवर की समस्या हो, नाले की समस्या हो, जमुना जी की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो। वी हैव प्लान एंड वी विल एग्जीक्यूट, वी विल गेट सक्सेस। करप्शन के अगेंस्ट में जो लड़ाई है हमारी, मतलब लोग आरोप लगाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, और ये करप्शन की लड़ाई में वो विच हंटिंग ज़्यादा हो रहा है, और वो ज़्यादा हो रहा है। सर, ये एक ना नैरेटिव बनाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेल मिलना मतलब बरी होना नहीं है। आप बीमार भी हो सकते हैं, आपके घर में कुछ काम भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन आपने बताया होगा। वी आर स्टडिंग, वी विल टेल यू। भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल है। जब अरविंद केजरीवाल और उनके बदलते स्टैंड को लेकर के आप लोग हमलावर होते हैं, तो आपके बारे में ये कहा जाता है, तो देखिए अजीत पवार जी हैं, छगन भुजबल जी हैं, और अन्य टीएमसी के नेता जो क्रॉसओवर करके बीजेपी में आए वेस्ट बंगाल के, तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस उस रफ्तार से नहीं चलता, या लगभग रुक सा जाता है? ना, बिल्कुल नहीं रुकता, न वो उस आरोप से मुक्त होते हैं। ये तो हमारे एचएम अमित शाह जी ने स्पष्ट बोला है कि जब तक दोष नहीं सिद्ध हुआ हम उसको दोषी तो नहीं कह सकते। अब आज सेम चीज बना, संजय सिंह का बेल हो गया,
उनका भी तो बेल हुआ है, तो बेल है तो काम करो। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आए हैं लोग, यस वी एक्सेप्ट, आए हैं। हमारा राजनीतिक कई बार हमारी कंपल्सन होती है, बेगुनाही सिद्ध करना उनका काम है। अगर वो नहीं सिद्ध कर पाए, उनको न्यायालय ने कहा कि नहीं तुम दोषी हो, उस दिन बीजेपी का संबंध खत्म उनसे। और देखिए, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद हूं, एक नियत होनी चाहिए काम करने की। हम अपने क्षेत्र में, विजय जी आपको कभी मैं ना आपका तो मैं आपकी टीम को अपना क्षेत्र दिखाना चाहता हूं। मैंने 10 साल में 14,700 करोड़ का काम कराया। एक भवन भी लोकार्पित हो गया और 2 का परमिशन होने के बाद भवन बनना शुरू हो जाएगा। ये कैसे हुआ सर? हमारे क्षेत्र में आजकल पासपोर्ट ऑफिस है, 15 दिन में पासपोर्ट मिलता है। हमारे क्षेत्र में ये रिवर फ्रंट बन रहा है, 12 झीलों का एक। किसी दिन आपको ले चल के वहां चाय पिला देंगे ना, तो आप कहेंगे उधर ही फ्लाइट बनाना है। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाने में लोग घबराते थे, लोग लाइन बोलते थे कि क्या वो सारा दुखिया जमुना पार, ऐसा लोग बोलते थे। आज हम यहाँ से पीटीआई ऑफिस से निकल के अगर आपको साउथ में वहां जाना हो छतरपुर और हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो आप यहाँ से 30 से 32 मिनट में हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके में पहुंच सकते हैं। सिग्नेचर ब्रिज 15 साल में बना। हम लोग तो बहुत प्लानिंग कर करके काम करते थे। तो काम एक अलग चीज है, जिम्मेदारी देना एक अलग। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।